सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है करेक्टिव आई मेजर्स। जो आई में पर्टिकुलर डिफेक्ट्स होते हैं, जैसे कि अगर हमारी आई साइट वीक हो जाती है सो उनके करेक्शन के बारे में। तो जो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था वो प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आई के बारे में पढ़ा था कि सिलियरी मसल्स, आइरिस, प्यूपिल, इसका साइज एंड फोकस कैसे वर्क करता है। सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट टॉपिक हियर। सो ये टोटली पूरा एनसीईआरटी बेस्ड होने वाला है। सो फर्स्ट टर्म हमारी आती है पावर ऑफ अकोमोडेशन। सो पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या है? इट इज बेसिकली एक एबिलिटी है ऑफ द आई टू फोकस ऑन ऑब्जेक्ट्स एट डिफरेंट डिस्टेंसेस। अगर ऑब्जेक्ट पास में है तो उस हिसाब से आई जो है फोकस करेगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली और इमेज को फॉर्म करेगा हमारे रेटिना पे। और अगर ऑब्जेक्ट दूर है, कहीं पे थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस पे है, तो फोकल लेंथ उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करेगा। ऑलराइट, नाउ यहाँ पे हम क्लियरली फिगर में देख सकते हैं, जैसे फार अकोमोडेशन है, नियर अकोमोडेशन है। यहाँ पे दो टर्म्स को यूज किया गया है। सो बेसिकली जो आई लेंस है वो एक फाइब्रस जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसकी जो विड्थ है, साइज है, वो चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू लाइट भी और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस के अकॉर्डिंग भी। सो इसका जो कर्वेचर है वो किसकी वजह से चेंज होता है? विद द हेल्प ऑफ सिलियरी मसल्स। सो यहाँ पे जो डार्क पोर्शन है दिस इज सिलियरी मसल्स। सो फार अकोमोडेशन और नियर अकोमोडेशन ये दो टर्म्स हैं। नाउ फर्स्ट केस हमारा है फार अकोमोडेशन। सो जो कर्वेचर ऑफ लेंस इट कैन बी वेरिड विद द हेल्प ऑफ सिलियरी मसल्स, जो कि डार्क मसल्स है, ये हमने देख लिया अभी। सो फर्स्ट केस क्या बोलता है? फार अकोमोडेशन का केस है जैसे अगर मसल्स जो है रिलैक्स्ड है, सिलियरी मसल्स रिलैक्स्ड है, सो जो आई लेंस जो है उसकी विड्थ कम हो जाएगी, थिन हो जाएगा काफी, और उसकी फोकल लेंथ जो है इंक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब ये है ज्यादा से ज्यादा अमाउंट ऑफ लाइट को वो पास करेगा अपने अंदर से, जो लेंस है, और इंक्रीज इन फोकल लेंथ that will leads to see distant objects। दूर के ऑब्जेक्ट्स को हम क्लियरली देख सकते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे केस ये हो गया है, फार अकोमोडेशन नाम से ही पता चल रहा है, फार मीन्स डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को हम क्लियरली देख सकते हैं, और मसल्स जो है वो इसमें रिलैक्स्ड रहती हैं, और जो क्रिस्टलाइन लेंस हमारा आई लेंस है वो थिन होता है। अब नेक्स्ट है फार अकोमोडेशन का नेक्स्ट पार्ट है नियर अकोमोडेशन। सो नेम से ही यहाँ पे पता चल रहा है, नियर अकोमोडेशन मीन्स पास की ऑब्जेक्ट्स को हम क्लियरली देख सकते हैं, मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्टेड हो जाएंगे, और जो लेंस की विड्थ है वो बढ़ जाएगी। अगर लेंस थिक हो गया तो इसकी फोकल लेंथ कम हो जाएगी। सो बेसिकली नियर अकोमोडेशन, नियर बाई ऑब्जेक्ट्स को हम देख सकते हैं, और आई लेंस जो है वो ठीक हो जाता है, फोकल लेंथ जो है उसकी डिक्रीज हो जाती है। सो जो मेनली क्वेश्चन पूछा जाता है, काफी रिपीटेड क्वेश्चन है एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, what is the range up to which a human eye can see objects both at near and far distance। so particular एक distance set है human eye के लिए कि नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये है अप टू 25 सेंटीमीटर हम क्लियरली ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, बट जैसे ही आई और ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस को हम कम करते चले जाएंगे, 25 सेंटीमीटर से कम करेंगे, सपोज 20 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, तो हमें जो है ऑब्जेक्ट दिखे तो बट ब्लरी दिखेगा, क्लियर नहीं दिखेगा। एंड फार पॉइंट इज इंफिनिटी, कितने भी दूर तक हम देख सकते हैं, चाहे कितना बड़ा पेड़ है, कितनी दूर पे है, वो उसका साइज छोटा दिखेगा हमें। सो वी कैन सी क्लियरली अप टू इंफिनिटी। नेक्स्ट टर्म हमारी आती है कैटरैक्ट। सो कैटरैक्ट बेसिकली मिल्की और क्लाउडी लेंस जब हो जाता है सो वो कैटरैक्ट कहलाता है। और इसका कॉज क्या है? पार्शियल या फिर कंप्लीट लॉस ऑफ विजन। और क्योर इसका सिर्फ एक ही है, विच इज सर्जरी। यहाँ पे हम फिगर में इजीली देख सकते हैं। सो ये नॉर्मल लेंस है, बट आई विद कैटरेक्ट में हम देख सकते हैं जो ब्लैक वाला पार्ट है, प्यूपिल वाला पार्ट है, ये थोड़ा क्लाउडी क्लाउडी है, मिल्की मिल्की है। सो ये एक कैटरेटिक आई है, और दिस इज नॉर्मल आई। सो इंटरेस्टिंग फैक्ट हमारे पास एक ये आता है कि व्हाई डू वी नीड टू आईज, हम एक से तो देख सकते हैं। सो इसका एक रीजन ये है कि अगर सपोज आप एक एक्टिविटी कर सकते हो, अपनी एक आई को आप ब्लॉक कर लीजिए, फिर आप देखिए आप अपना लेफ्ट, सपोज आपने लेफ्ट आई को ब्लॉक कर लिया, आप राइट आई से अपना लेफ्ट साइड का पार्ट जो है वो क्लियरली विजिबल नहीं होगा। सो एक आई से हम सिर्फ 150 डिग्री तक का एरिया ही कवर कर सकते हैं, बट दोनों आई से वी कैन कवर अप टू
180 डिग्रीज। अब आईज है, सो इनके कुछ डिफेक्ट्स भी होते हैं। सो डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड उनके करेक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे। सो बेसिकली 3 टाइप्स के डिफेक्ट्स हैं यहाँ पे, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया एंड प्रेसबायोपिया। सो एक क्वेश्चन इनसे रिलेटेड जरूर आता है, या तो कॉज से रिलेटेड आएगा या फिर इनका अनदर नेम क्या है उससे रिलेटेड भी आ सकता है। सो फर्स्ट है हमारे पास मायोपिया। सो मायोपिया का अनदर नेम है नियर साइटेडनेस। But near sightedness means we can see clearly nearby objects. Myopia छोटा वर्ड है, so near हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं। myopia छोटा वर्ड है, near भी पास हो गया and we can see clearly nearby objects clearly. Now next term है हमारे पास hypermetropia, काफी लंबा नेम हो गया, तो इसको हम याद कर सकते हैं। हाइपरमेट्रोपिया का जो सेकंड नेम है वो है फार साइटेडनेस, और वी कैन सी क्लियरली डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, दूर के ऑब्जेक्ट्स हमें क्लियर दिखेंगे। हाइपरमेट्रोपिया में बस पास के ऑब्जेक्ट्स जो है वो हमें क्लियरली विजिबल नहीं। नाउ थर्ड डिफेक्ट है हमारे पास प्रेसबायोपिया। सो प्रेसबायोपिया एक ऐसी कंडीशन है कि हम मतलब देयर इज अ डिफिकल्टी इन सीइंग बोथ द नियर बाई एज वेल एज डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। दोनों ही ऑब्जेक्ट्स को हम क्लियरली नहीं देख सकते, ना ही पास के ऑब्जेक्ट्स को ना ही दूर के ऑब्जेक्ट्स को। सो बेसिकली यहाँ पे 3 टर्म्स होगी, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया एंड प्रेसबायोपिया। So myopia nearsightedness, hypermetropia farsightedness and presbyopia is a difficulty in seeing both the nearby and the distant objects. So इनसे भी क्वेश्चन बन सकता है, मायोपिया को अनदर नेम से हम क्या बोलते हैं, which is nearsightedness. Now फर्स्ट केस को हम थोड़ा डिस्कस करते हैं इधर, मायोपिया। सो यहाँ पे फिगर में क्लियरली शो किया गया है, सपोज ओ एक ऑब्जेक्ट है। सो मायोपिया में हम जो है पास के ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देख सकते हैं। फार पॉइंट इसका जो है इंफिनिटी नहीं है। इसका मतलब हम दूर के जो ऑब्जेक्ट्स हैं, सपोज हम लास्ट बेंच पे बैठे, कोई भी स्टूडेंट लास्ट बेंच पे बैठा है, उसको ब्लैक बोर्ड क्लियरली विजिबल नहीं है। सो उसका डिफेक्ट का कारण क्या है, कौन सा डिफेक्ट है उसके आई में, मायोपिया है। अगर वो फ्रंट बेंच पे बैठेगा उसको क्लियरली दिखाई देगा, लास्ट बेंच पे बैठ के उसको नहीं दिखाई देगा। क्यों, किस वजह से, बिकॉज जो इमेज फॉर्म होती है, जो भी ऑब्जेक्ट हम देख रहे हैं, सपोज ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ हम देख रहे हैं, वो जो रेटिना के सामने ही फॉर्म हो जाएगा। रेटिना पे एग्जैक्ट रेटिना पे इमेज का फॉर्मेशन नहीं होगा। और जो आई बॉल है इसका साइज भी चेंज हो जाता है, एलोंगेशन ऑफ आई बॉल। सो कौन सा लेंस यूज कर सकते हैं हम मायोपिक डिफेक्ट को करेक्ट करने के लिए। सो करेक्टिव लेंस यूज होता है इसके लिए कनकेव लेंस, क्वेश्चन में पूछा जाता है कनकेव लेंस, या फिर हम इसको डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, बिकॉज रेटिना से पहले इमेज फॉर्म हो रही है। अगर हम डाइवर्जिंग लेंस को यूज कर रहे हैं, कनकेव लेंस को यूज कर रहे हैं, तो जो ये पॉइंट है फोकस पॉइंट को जो है डाइवर्ज कर देगा, रेटिना की तरफ शिफ्ट कर देगा। रोल ऑफ concave lens is image will shift back to the retina, so myopia will be corrected. अब नेक्स्ट केस है हमारे पास हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया, दिस इज नॉर्मल आई वी हैव, ऑलराइट। सो हाइपरमेट्रोपिया का सेकंड नेम था फार साइटेडनेस। तो फार साइटेडनेस मींस दूर के ऑब्जेक्ट्स को हम क्लियरली देख सकते थे, बट पास के ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख सकते। रीजन क्या है, जो इमेज जो फॉर्म हो रही है रेटिना से बाहर फॉर्म हो रही है, एंड दैट विल लीड टू अनकंफर्टेबल रीडिंग। और नियर पॉइंट जो है इसका 25 सेंटीमीटर नहीं है, 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा है। हमने देखा होगा जो थोड़े ओल्ड एज पीपल होते हैं, उनको अगर कुछ भी रीडिंग करना होता है तो उनको प्रॉब्लम होता है। सपोज न्यूज़पेपर हो गया या कोई भी पेपर अगर वो पढ़ रहे हैं, तो पेपर को थोड़ा दूर से देखते हैं तो उनको क्लियरली विजिबल होता है। वो इस वजह से होता है क्योंकि जो इमेज जो फॉर्म हो रही है वो रेटिना के बाहर फॉर्म हो रही है। सो इसके लिए कौन सा करेक्टिव मेजर हम यूज करेंगे, सो कन्वेक्स लेंस यूज होता है, विच इज कन्वर्जिंग लेंस हियर। सो जो रेटिना के बाद में जो इमेज फॉर्म हो रही है, सो एग्जैक्टली रेटिना पे उसको शिफ्ट कर देगा, कन्वर्ज कर देगा, वापस आई बॉल के अंदर उसको शिफ्ट कर देगा। एंड दिस लेंस प्रोवाइड्स द एडिशनल फोकसिंग पावर विच हेल्प्स द इमेज फॉर्मेशन, एंड हेंस हाइपरमेट्रोपिया इज करेक्टेड। सो यहाँ पे हमने भी दो डिफेक्ट्स को स्टडी किया, एक है मायोपिया
मायोपिया में कनकेव लेंस यूज होगा विच इज डाइवर्जिंग लेंस, और दूसरा है हाइपरमेट्रोपिया जिसमें कन्वेक्स लेंस यूज होगा या फिर कन्वर्जिंग लेंस। नाउ नेक्स्ट वी हैव थर्ड डिफेक्ट था हमारे पास प्रेसबायोपिया। सो प्रेसबायोपिया एक ऐसा केस है जिसमें मायोपिक आई भी कवर हो जाती है और हाइपरमेट्रोपिक आई भी कवर हो जाती है। कैसे? पास का ऑब्जेक्ट भी क्लियरली विजिबल नहीं होगा और दूर का ऑब्जेक्ट भी क्लियरली विजिबल नहीं होगा। सो जो बेसिकली जो सिलियरी मसल्स होती है जो आई लेंस को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती है वो वीक हो जाती है और उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो फोकसिंग पावर है लेंस का वो कम हो जाता है। सो इसके लिए करेक्टिव लेंस है बाइफोकल लेंस। सो बाइफोकल लेंस एक ऐसा लेंस होता है, सपोज ये ग्लास है, लेंस है, सो हमने देखा होगा एक पतली सी लाइन उस लेंस को डिवाइड करती है। नीचे वाला पोर्शन हमेशा कन्वेक्स होता है और ऊपर वाले पोर्शन में हमेशा कनकेव लेंस को हम यूज कर सकते हैं। सो ताकि जैसे अगर हमें कुछ भी रीड करना हो इजीली हम कन्वेक्स वाले पोर्शन से रीड कर सकते हैं, साइमल्टेनियसली कनकेव मिरर की हेल्प से हम उसी टाइम दूर का जो भी ऑब्जेक्ट है उसको क्लियरली हम देख सकते हैं। नाउ एनसीईआरटी में तो ये नेक्स्ट टॉपिक नहीं था, फिर भी जस्ट इसका इंट्रो हम पढ़ लेते हैं इधर, विच इज एस्टिग्मैटिज्म। सो ये भी एक कॉमन आई कंडीशन है दैट कॉजेज ब्लर्ड विजन है। किसी भी डिस्टेंस पे हमें ब्लरी दिखना लग जाता है अचानक से। ओके, इट अकर्स व्हेन द शेप ऑफ आई लेंस या फिर कॉर्निया है। सो ये जो जितने भी टर्म्स यहाँ पे यूज हैं जैसे आई लेंस हो गया, कॉर्निया हो गया, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में इसको कवर किया है। और जो बेंडिंग ऑफ लाइट है इनकी वजह से कॉर्निया का वीकनिंग और आई लेंस का जो शेप चेंज होने की वजह से बेंडिंग ऑफ लाइट जो है वो प्रॉपर नहीं होती, एबनॉर्मल फॉर्म में होती है। कभी पास में जल्दी बेंड हो जाएगी लाइट, कभी देर से बेंड हो जाएगी। सो इसकी वजह से एस्टिग्मैटिज्म अकर है। सो सिम्टम्स बेसिकली इसके सिंपल है, डिफिकल्टी इन सीइंग एट नाइट, बेसिकली नाइट में हम क्लियरली नहीं देख सकते, हेडेक होगा, आई स्ट्रेन्स होगा, आई पे काफी ज्यादा फोर्स पड़ेगा, आपको फोकस करना पड़ेगा, ज्यादा फोकस करना पड़ेगा कोई भी एक पर्टिकुलर टास्क को रीड करने के लिए या ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। सो बेसिकली ये एक रिफ्रैक्टिव टाइप ऑफ एरर है। सो क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा जो आई डिफेक्ट है वो रिफ्रैक्टिव एरर है। सो उसका आंसर हो जाएगा वी हैव इज एस्टिग्मैटिज्म है। सो करेक्टिव लेंस यूज कर सकते हैं हम इसके लिए और सर्जरी भी एक ऑप्शन है। ऑलराइट, सो यहाँ पे जैसे इमेज में शो किया गया है ये ए लेटर है, दिस इज नॉर्मल, दिस इज क्लियर विजन, बट ब्लड ए हमें दिखाई दे रहा है, ये किस वजह से? एस्टिग्मैटिज्म की वजह से। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है डिस्पर्जन। सिलेबस में इसको हाईलाइट किया गया है। सो डिस्पर्जन बेसिकली एक सिंपल फिनोमिना है which is splitting of light into 7 colors, splitting of white light into 7 colors of the form, but उन 7 colors का जो एक फॉर्म होगा which is VIBGYOR, VIBGYOR, which is violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red. So इनकी सीक्वेंस कैसी है? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, सबसे कम वेवलेंथ होती है वायलेट की, सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है रेड की। इसलिए यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं ये ग्लास प्रिज्म है, यहाँ से व्हाइट लाइट को स्ट्राइक किया गया है और उसके अदर साइड पे 7 कलर का एक बैंड हमें शो हो रहा है विच इज ऑल्सो नोन एज स्पेक्ट्रम। सो जो वायलेट वाला पार्ट है वो सबसे नीचे है, बॉटम है, तो वायलेट वाला पार्ट जो है सबसे ज्यादा डेविएट हुआ है, बेंड हुआ है, बट एज कम्पेयर टू रेड वन, क्योंकि रेड का जो वेवलेंथ है काफी ज्यादा है। इसी वजह से जितने भी डेंजर सिग्नल्स हैं वो रेड कलर के ही बनाए जाते हैं, स्टॉप साइन हो गया रेड कलर का ही बनाया जाता है। ऑलराइट, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि डेंजर सिग्नल्स को ही हम रेड कलर का क्यों बनाते हैं? बिकॉज जो रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज्यादा है आउट ऑफ द 7 कलर्स। नाउ व्हाट हैपेंस if we use 2 prisms instead of 1? यहाँ पे हमने एक प्रिज्म का केस देखा है। अगर इसी के साथ में इसैक न्यूटन ने ये एक्सपेरिमेंट करके देखा था, सेम इन्वर्टेड पोजीशन में एक और मिरर ग्लास प्रिज्म को यहाँ पे इसने यूज किया देखने के लिए कि फर्दर लाइट का क्या रिएक्शन होता है।
क्या ऑब्जर्व होता है हमें आउटपुट में? सो व्हाइट लाइट फर्स्ट प्रिज्म से स्ट्राइक हुई, 7 कलर्स में स्प्लिट हो गई। देन वापस से प्रिज्म दूसरा रखा गया, 7 कलर्स जो है वापस से कंबाइन होके व्हाइट लाइट ही हमें दूसरी साइड पे एज अ आउटपुट मिली। So he was the first one, Isaac Newton was the first one to use a glass prism to obtain the spectrum of sunlight. स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट के अलग अलग फिनोमिनाज भी हैं, बट ग्लास प्रिज्म को फर्स्ट इसैक न्यूटन ने ही स्टडी किया था। नेक्स्ट है हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के एग्जांपल्स बेसिकली दो हैं, इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स एंड सनराइज एंड सनसेट। तो हमने देखा होगा जो भी स्टार्स, जैसे स्काई में स्टार्स हैं वो ट्विंकल करते रहते हैं, हमें कांस्टेंट एक लाइट शो नहीं करती, कभी वो डार्क दिखाई देते, कभी सडनली ज़्यादा ब्राइट दिखाई देते हैं हमें। तो वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से, और जो इनका जो एक्चुअल पोजीशन हम कभी भी नहीं देख सकते, जो भी स्टार्स हैं वहाँ पे स्काई में। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर में डिफरेंट डिफरेंट गैसेस हैं, एटमॉस्फेरिक लेयर्स है काफ़ी सारे, स्ट्रेटोस्फेयर हो गया, ट्रोपोस्फेयर हो गया, कहीं पे डेंसिटी ज़्यादा है, कहीं पे कम है, कहीं पे हॉट एयर है, कहीं पे कोल्ड एयर है। तो उस हिसाब से भी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, लाइट जो है बेंड होती रहती है। अगर डेंस पोर्शन में अगर लाइट एंटर हो रही है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शिफ्ट हो जाएगा नॉर्मल की तरफ। सो इसी वजह से जो रिफ्रैक्टेड रे है वो चेंज होती रहती है, इस वजह से वी ऑलवेज सी अपेरेंट स्टार पोजीशन। नेक्स्ट इसका एग्जांपल है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का इज सनराइज एंड सनसेट। तो सनराइज और सनसेट का केस ही क्या बोलता है, जो भी जैसे सपोज सनराइज होने वाला है बट हमें 2 मिनट्स पहले ही दिख जाता है सनराइज होता हुआ, जबकि वो होता नहीं है, एक्चुअल सनराइज 2 मिनट्स के बाद होता है। सिमिलरली सनसेट हो जाता है बट हमें 2 मिनट के बाद ही एक्चुअल सनसेट होता है। दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। सो यहाँ से जस्ट कॉमन क्वेश्चन बन सकता है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स हो गया, सनराइज एंड सनसेट का केस है, तो किस फिनोमिना की वजह से है? सो रिफ्रैक्शन की वजह से। So refraction is a change in the direction of wave passing from one medium to another medium. Now next, another important topic is dispersion. So dispersion, formation of rainbow after rain. So rainbow जो form होता है rain के बाद, so किस वजह से होता है? Dispersion की वजह से. So it is always formed in a direction opposite to that of a sun. सन की जो भी डायरेक्शन है, रेनबो हमेशा उसके सामने बनेगा, अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा। और जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो बिल्कुल स्मॉल स्मॉल प्रिज्म्स की तरह बिहेव करते हैं, जिसकी वजह से ही वो 7 कलर का रेनबो इजीली विजिबल होता है स्काई में। सो दे रिफ्रैक्ट एंड डिस्पर्स द इंसिडेंट लाइट देन रिफ्लेक्टेड इंटरनली। यहाँ पे रेन ड्रॉप है, सनलाइट एंटर हो रही है, रेन ड्रॉप में डिफरेंट डिफरेंट लाइट्स जो है हम आउटपुट में देख सकते हैं। सो ड्यू टू डिस्पर्जन ऑफ लाइट एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन, डिफरेंट कलर्स जो है हम इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं। और रेनबो जो है जरूरी नहीं है रेन के बाद ही हमें शो हो, सनी डे में भी वो शो हो सकता है। अगर हम किसी वाटरफॉल के थ्रू अगर हम देखते हैं स्काई में तो भी हमें रेनबो शो होगा। नाउ नेक्स्ट इज लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। सो स्कैटरिंग ऑफ लाइट में क्या है, जैसे हमने देखा होगा इसके मेन एग्जांपल्स ये हैं, जो सी वाटर है वो ब्लू क्यों होता है, और कोई कलर भी हो सकता है। अब हमने देखा होगा कोई भी कोलाइडल सॉल्यूशन है, यहाँ पे जैसे फिगर में शो किया गया, बीकर में थोड़ा सा वाटर है विच इज नॉट प्योर, कुछ इसमें डिजोल्व किया गया है। तो यहाँ से अगर हम लाइट पास करेंगे हमें लाइट पास होती हुई दिखेगी, अगर हम प्योर वाटर को यूज करेंगे हमें लाइट पास होती हुई नहीं शो होगी। सिमिलरली टिंडल इफेक्ट, हमने काफी मूवीज वगैरह में यहाँ पे फिगर में भी जैसे शो किया गया है, डेंस फॉरेस्ट है, ह्यूमिडिटी है वहाँ पे काफी, ओके, और कहीं से थोड़ी सी रे आ रही है, सनलाइट की रे आ रही है, तो वो हमें अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट रेज हमें शो हो रही है, और हम इसको घर में भी इजीली देख सकते हैं। स्कैटरिंग ऑफ लाइट का एग्जांपल, कोई भी एक छोटा सा कॉर्नर है, विंडो का कॉर्नर है, अगर वहां से सनलाइट, थोड़ी सी भी सनलाइट अगर आ रही है तो हमें एक बिल्कुल पतली सी रे दिखाई देगी, और अगर हम क्लियरली देखेंगे तो बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल्स हमें शो होंगे।
तो वो किस वजह से, तो जो सनलाइट है, जो रेज है सन से जो आ रही है, वो उन छोटे छोटे पार्टिकल्स को वहां से उनको उनसे रिफ्लेक्ट होके वी कैन सी क्लियरली द स्कैटरिंग portion. So the interplay of light with the objects around us gives around several spectacular phenomena in nature. So इसके कुछ common examples हो गए, जैसे Tyndall effect, color of water in deep sea, reddening of sun at sunrise and sunset. रेड कलर ही क्यों होता है? क्योंकि पार्टिकल के साइज पर डिपेंड करता है. अगर पार्टिकल बहुत बड़ा है, व्हाइट लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा. बहुत छोटा है, वायलेट को रिफ्लेक्ट करेगा. अकॉर्डिंग साइज के अकॉर्डिंगली जो अलग अलग कलर्स का रे जो है हम इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं. सो यहाँ पे बोला गया जैसे स्मॉलर पार्टिकल्स स्कैटर द लाइट ऑफ स्मॉलर वेवलेंथ एंड वाइस वर्सा. ब्लू कलर सी वाटर का ब्लू कलर क्यों है? काफी छोटे पार्टिकल्स है वाटर के, और सबसे छोटी वेवलेंथ किसकी है? वायलेट की. सो ऐसे ही सन रेड क्यों शो होता है? क्योंकि थोड़े बड़े पार्टिकल से वो स्ट्राइक होता है. सो इजीली लार्जर वेवलेंथ वाला पार्ट जो है हमें क्लियरली शो हो जाएगा. नाउ थैंक यू फॉर टुडेज क्लास. सो ये हमारा ह्यूमन आई का जो होल चैप्टर है इट इज कंप्लीट. थैंक यू. नेक्स्ट क्लास में वी विल कवर आवर नेक्स्ट टॉपिक.